हेलो नमस्कार, कैसे आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ विद्यार्थी आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत का आज का आपका लेक्चर नंबर 6 रहेगा। और मध्यकालीन में जो टॉपिक चल रहा था अपना वो चल रहा था दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में अपने जो वंश हुए हैं उनमें आज जो वंश हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। आज का जो वंश है कौन सा रहेगा? लोधी वंश रहेगा, लोधी वंश। इसमें 3 शासक हुए हैं जिसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसके बाद का जो समय होता है वो मुगल काल का होता है। मध्यकालीन भारत में एक तो दिल्ली सल्तनत है, एक मुगल काल है। और मुगल काल है ये आपके 1857 की क्रांति तक मुगलों का समय रहा है। बाकी वो कमजोर हो जाते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, लेकिन मुगलों का समय माना जाता है। इसके साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अगर आप साथ के साथ एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपने पास एक एसएससी का बैच है, बिल्कुल फ्री है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल फ्री है। एडवांस मैथ का है जिसमें टॉप 800 क्वेश्चन है अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के। प्रत्येक के 200 क्वेश्चन है तो 800 हो जाते हैं टोटल। जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम आप देना चाहते हो इसके साथ साथ तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ भी फ्री है और वीडियो लेक्चर भी फ्री है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। अपना आज का जो टॉपिक है वो है कौन सा? दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश। मध्यकालीन भारत हम संपूर्ण पढ़ेंगे, इससे पहले हमने प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है। और मध्यकालीन भारत के बाद हम बढ़ेंगे आधुनिक भारत पे। और आधुनिक भारत के बाद हम जियोग्राफी पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे समय समय पे हम सब कुछ कंटेंट कलेक्ट कर लेंगे और आपको बिल्कुल डिलीवर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा का पूरा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें और पीडीएफ को भी किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को आप शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं लोधी वंश के बारे में। किसके बारे में? लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन होता है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का समय होता है 1451 से 1526 में। और 1526 में बाबर आ जाता है। बाबर यानी कि प्रथम पानीपत की लड़ाई होती है और लोधियों का यानी लोधी वंश का समापन हो जाता है और मुगल काल का प्रारंभ होता है 1526 में पानीपत की लड़ाई के दौरान। तो लोधी वंश पहले संस्थापक हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी 1451 में बहलोल लोधी ने बहलोल शाहगामी की उपाधि धारण कर दिल्ली की सत्ता संभाली। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही है। पहली बार अफगान राज्य की स्थापना करने वाले कौन है? बहलोल लोधी। पहले कौन है अफगान शासक जो दिल्ली पे शासन कर रहे हैं? पहले संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। बहलोल लोदी का अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की एक महत्वपूर्ण शाखा सहूखेल में ये पैदा हुए थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर को विजित कर लिया, जीत लिया और इसको दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर को जीत लिया और दिल्ली में मिला लिया। इससे पहले भी तुगल काल में भी ये सारा का सारा इसके कंट्रोल में हुआ कर दिल्ली कंट्रोल में था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो गए थे। ऐसा ही हुआ था कि कोई भी मजबूत शासक होता तो संपूर्ण क्षेत्र को विजित करके अपने आप में मिला लेता था और जैसे ही सत्ता कमजोर होती छोटे राज्य फिर से अपने आप को स्वतंत्र करते रहते थे। ऐसी ही स्थितियां रहती थी हर बार। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए। बहलोल लोदी ने कौन से सिक्के चलाए थे? बहलोल सिक्के। बहलोल लोदी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था। वो अपने सरदारों को अपने समान ही मानता था। उसके सरदार जब भी खड़े होते थे तो वो भी खड़ा हो जाता था। यानी कि अपने सरदारों को वो काफी सम्मानित करता था, काफी सम्मान करता था उनका। वह उन्हें मन क्या था, मसनद ए अली कहकर पुकारता था। मसनद ए अली कहकर पुकारता था। और जब उसके सरदार खड़े होते तो वह भी खड़ा हो जाता। वह अपने सरदारों को अपने समक्ष का दर्जा देता था, अपने ही समक्ष यानी कि अपने बराबर मानता था। उसके सरदारों में कई सरदार हिंदू थे जिनमें राय त्रिलोक चंद्र थे, राय दादू थे, राय प्रताप सिंह थे और राय करण सिंह भी प्रमुख थे। कुछ तो उनके शासनकाल के दौरान कुछ सरदार हिंदू भी थे, ऐसा नहीं कि सभी के सभी मुस्लिम थे, कुछ हिंदू सरदार भी हुए हैं। बहलोल लोदी का अंतिम विजय अभियान ग्वालियर पर किया गया था।
बहलोल लोदी का अंतिम अभियान क्या था? ग्वालियर पे अंतिम अभियान था, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनको कुछ खास रास नहीं आया था। इस आक्रमण के बदले में उसे वहां के शासक मान सिंह से 80 लाख टके मिले थे, 80 लाख टके मिले थे। ग्वालियर की जीत बहलोल लोदी को रास न आई। वहां से लौटते समय जलाली नामक स्थान पर बहलोल लोदी बीमार हो गया, और जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो जाती है जलाली नामक स्थान के पास। फिर इनके बाद इनके अगले संस्थापक होते ना सॉरी इनके अगले राजा होते हैं, अगले शासक होते हैं कौन? सिकंदर लोदी। और इसके बाद कौन होते हैं? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है किसका? बाबर का। उससे पहले हम सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ते हैं। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र निजाम खां। इनका मूल रूप से नाम क्या था? निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से शासन करते थे। जुलाई 1489 में इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो ये शासक बनते हैं, और सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। सुल्तान सिकंदर कौन? सिकंदर लोदी, जिनका नाम था निजाम खां। उसने 1494 में वाराणसी, जो बनारस के पास हुए एक युद्ध में हुसैन शाह शरकों को परास्त किया, और बिहार को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया, और बिहार को भी किस में मिला लिया? दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया। ये मैंने बताया था कि ये हर बार मिला लेते हैं, फिर छूट जाते हैं, केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, फिर छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, फिर कोई विशाल शक्ति का उत्थान होता है, वो फिर से उनको कंट्रोल में लेके आता है, फिर उनके आगे आने वाले वंशज होते हैं वो सत्ता को नहीं संभाल पाते। ऐसी ही स्थितियां चलती रहती हैं। सिकंदर लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। कौन? सिकंदर लोदी। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की इन्होंने स्थापना की, किसने? सिकंदर लोदी ने। और आगरा कुछ समय के बाद आगरा को इन्होंने राजधानी बना लिया। आगरा को राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी ने 1506 में अपने स्थापित नगर आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया। 1504 में आगरा की स्थापना की। करीब 2 साल के बाद आगरा को राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया। कई बार पूछा था गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने चलाया था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए कौन सा पैमाना चलाया था? गज सिकंदरी। सिकंदर लोदी के वजीर थे, यानी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका? मोठ की मस्जिद का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसने? सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री ने। सिकंदर लोदी हमेशा गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे। कौन? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी लिखते थे। सिकंदर लोदी किसके उपनाम से कविताएं लिखते थे? गुलरुखी के नाम से। कैसे भी पूछे आप बता देंगे। उसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी। एक आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया गया फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसका अनुवाद किया जाता है, नाम रखा जाता है फरहंगे सिकंदरी। उसने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना भी की थी। लज्जत ए सिकंदरी एक क्या था? जो कि एक संगीत का ग्रंथ था, जिसका नाम इन्होंने लिखा लज्जत ए सिकंदरी। अब सिकंदर लोदी ने और क्या किया है? उसने अपने राज्य में आंतरिक कर थे ये समाप्त कर दिए। आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। उसने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से असहिष्णु व्यक्ति था। इसने क्या किया था? दरअसल बहुत गलत काम किया है कि जो कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी उसको तोड़ दिया, और उस मूर्ति के टुकड़ों को, यानी खंड खंड करके उस टुकड़ों को कसाईयों के हाथों बेच दिया, कि गौमांस तोलने के लिए दे दिया, कि इन टुकड़ों से आप गौमांस तोलोगे। तो ये इन्होंने एक गलत कर्म था इनका। ये असहिष्णु व्यक्ति थे ये। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। ये जजिया कर कई बार लगाया, कई बार हटाया गया। ये जजिया कर होता क्या है भाई? जजिया कर क्या होता है? कमेंट करके बताएं। मैं कई बार बता चुका हूं जजिया कर क्या है। उसने सुल्तानों को ताजिया एक झांकी रूप में एक प्रोग्राम किया जाता था। ताजिया में क्या होता था? मकबरे का वह ढांचा
जिसमें इमाम हुसैन की कब्र दिखाई जाती थी, निकालने पर रोक लगा दी। इसने ये जो प्रोग्राम किए जाते थे उसने ताजिया को निकालने पर रोक लगा दी जाती थी। ताजिया रोक लगा दी थी। ताजिया दरअसल क्या था, मकबरे का वह ढांचा जिसमें इमाम हुसैन की कब्र दिखाई जाती थी। इस प्रोग्राम पे इन्होंने रोक लगा दी। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों पर और संतों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी संत पीर की मज़ार पर मुस्लिम स्त्रियां नहीं जाएंगी। इन्होंने, सिकंदर लोदी ने ये सब प्रतिबंध कर दिया। और इन्होंने क्या किया, सिकंदर लोदी ने, जो खुम्स होता था, जो लूट का माल होता था, किसी युद्ध में, लड़ाई में सेना वगैरह जो लूट का माल लेके आती थी तो पहले राजा का हिस्सा होता था उसमें, इसने उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं ली। सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान हुआ जिसने खुम्स यानी युद्ध में लूट का माल में कोई हिस्सा नहीं लिया। कोई हिस्सा इन्होंने नहीं लिया था लूट के माल में। वह कहता था, क्या कहता था, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, अपने एक गुलाम को भी अगर पालकी में बैठा दूं तो सभी सरदार मेरे एक आदेश पर उसे अपने कंधों पर उठा ले जाएंगे। इतना सम्मान करते थे ये। उसने मुस्लिम शिक्षा में सुधार हेतु तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को भारत बुलवाया। मुस्लिम शिक्षा के सुधार हेतु उसने दो विद्वान बुलाए। एक था तुलुम्बा के विद्वान शेख अब्दुल्ला और दूसरे थे शेख अजीजुल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को भारत बुलवाया। किसके लिए? मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए। मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हो जाती। इसको हो गया गले में इन्फेक्शन, कोरोना हो गया था इसको और ये मर गया। फिर आते हैं तीसरे, इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। इस वंश के अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी और 1517 से 1526 तक का इनका शासनकाल होता है, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान इन्हीं के घर वाले, यानी कि आपको पता ही है हमेशा षड्यंत्र तो रचे ही जाते हैं, तो इनके षड्यंत्रकारियों ने ही बाबर को भारत युद्ध करने के लिए बुलाया था, जिसमें युद्ध में ये मारे जाते हैं और फिर यह वंश समाप्त हो जाता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 को ही इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठा। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे। जो पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा थे जो आलम खां, ये दोनों के दोनों इब्राहिम लोदी से संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काबुल यानी कि इन्होंने ये जो था क्या नाम था, बाबर को भारत में युद्ध करने के लिए इन्होंने ही बुलाया था। दौलत खां लोदी, आलम खां समेत असंतुष्ट सरदारों ने काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया और इसी युद्ध में ये मारे जाते हैं। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी और यह वंश हो गया खत्म। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। भारत में अब मुगल वंशीय साम्राज्य की नींव पड़ी। कौन सी? मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये वंश यहां तक थे। अब इनके दौरान प्रशासनिक व्यवस्था या सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी, यानी कि प्रारंभ से लेकर गुलाम वंश से लेकर और यहां तक कैसी कैसी शासनिक व्यवस्था थी, हमने वैसे भी सभी के साथ पढ़ा, पर मैंने बताया था तुगलक वंश और ये क्या था अपना लोधी वंश, सॉरी एक सैयद वंश और एक ये लोधी वंश, ये छोटे छोटे वंश हुए हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? सल्तनत कालीन प्रशासक की व्यवस्था अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। किस पद्धति पर? अरबी फारसी पद्धति पर यह आधारित थी, जिसका मुख्य आधार था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म पर यह आधारित। इस्लामिक संसार में पैगंबर के बाद खलीफा ही सर्वोच्च होता था। पैगंबर के बाद सर्वोच्च कौन माना जाता था? खलीफा। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी पहला कौन था? मुबारक खिलजी था, खिलजी वंश में, जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। खलीफा घोषित किया था। जबकि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, जबकि सुल्तान की पहली बार उपाधि धारण किसने की थी? महमूद गजनवी ने। गजनवी ने
सुल्तान की प्रथम उपाधि धारण किसने की थी? गजनवी ने। और खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वोपरि था। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान क्या? सबसे ऊपर किसका स्थान था? सुल्तान का। वह केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया। वह सेना का सर्वोच्च नियंत्रणकर्ता भी होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी वही होता था। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट भी वही है, प्रधानमंत्री भी वही है और राष्ट्रपति भी वही है, क्योंकि सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी और ये सर्वोच्च न्यायालय भी कौन था? सुल्तान ही होता था। सल्तनत की समस्त शक्तियां सुल्तान से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती थी। सल्तनत काल में जो सभी शक्तियां थी वो सारी की सारी सुल्तान से शुरू होकर सुल्तान पे, सब किसी का मतलब जो सब किसी का संस्था, सब किसी का जो क्या बोलते हैं नियंत्रणकर्ता कौन था? सुल्तान ही होता था। सल्तनत काल में अमीरों का रुतबा उच्च था। सल्तनत काल में अमीरों का रुतबा उच्च था। सुल्तान के बाद वे प्रभावी थे। लोधी वंश के शासनकाल में अमीरों का रुतबा सबसे ऊपर था। चरमोत्कर्ष यानी कि लोधी वंश में सबसे ऊपर इनका रुतबा होता था अमीरों का, लोधी वंश में था। और जो आपका खिलजी वंश था, अलाउद्दीन खिलजी ने तो ये सभी की सभी को समाप्त ही कर दिया था। ये मानो कि सभी की जो भूमि थी सभी को इकट्ठा करके खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि ज्यादा अमीर होंगे, ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रॉपर्टी वाले होंगे तो वो विद्रोह करेंगे, तो उन्होंने सभी की जमीन को इकट्ठा करके खालसा भूमि में चेंज कर दिया था। लेकिन बाद के जो सुल्तान हुए उन्होंने उनकी जमीन है वो वापिस लौटा दी। जबकि बलबन और अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीरों का प्रभाव खत्म हो गया था। देखो, बलबन और इनके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अमीरों का प्रभाव खत्म हो गया था, अन्यथा अमीरों का प्रभाव सबसे ऊपर था। और सबसे ऊपर यानी कि अमीरों की सबसे तूती बोलती थी किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? लोधी वंश के शासनकाल में। सुल्तान समस्त सल्तनत का प्रधान या मुखिया होता था। सैन्य शक्ति के लिहाज से उसका महत्व आंका जाता था। तो सबसे ऊपर कौन था? सुल्तान था। अमीर प्रभावशाली पदों पर नियुक्त अधिकारी गण जिनका सुल्तान पर खासा प्रभाव होता था। मंत्रिपरिषद प्रशासनिक व्यवस्था की कुशलता से संचालन हेतु सुल्तान उसकी इच्छानुसार इस्तेमाल करता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत, मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खास क्या था फिर? मजलिस ए खास मंत्रिपरिषद यानी मजलिस ए खलवत की इसमें बैठक हुआ करती थी। मजलिस ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसको क्या बोलते थे? मजलिस ए खास। बार ए खास क्या था? सुल्तान अपने दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बार ए खास में बुलाता था। यानी यहाँ इन पे कोई डिस्कशन होता था तो बार ए खास में सबको यहाँ बुलाया जाता था। बार ए आजम, इसमें सुल्तान अपने राज की कार्यों को संपन्न करता। उसकी मदद के लिए उसमें उसकी इच्छा अनुसार चुनिंदे विद्वान, मुल्ला और काजी भी उपस्थित होते थे बार ए आजम में। ये राज्य के किसी कार्य को संपन्न करता तो उसमें कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे जैसे विद्वान, मुल्ला और ये काजी उपस्थित होते थे। कहां पे? बार ए आजम में। दिल्ली सल्तनत को प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से अनेक प्रांतों में बांटा गया था। जो दिल्ली सल्तनत है उसको प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से अनेक प्रांतों में बांटा गया था। उन्हें इक्ता अथवा सूबा, यानी कि जैसे कि अब भी भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग स्टेट और यूटी में बांटा गया है, इसी प्रकार से इन्होंने भी एकता अथवा सूबा में बांटा था। इन प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले शासन प्रमुख को नायब या वली या फिर मुफ्ती कहा जाता था। अब जो प्रशासनिक इकाई हैं इनको चलाने के लिए इनके कुछ मुखिया नियुक्त किए जाते थे, जिनको क्या बोला जाता था? या तो नायब या वली या फिर मुफ्ती के नाम से इनको जाना जाता था। इक्ता में दो प्रकार के अधिकारी प्रमुख होते थे। इक्ता में या राज्य में दो प्रकार के अधिकारी प्रमुख होते थे। एक को अमीर या फिर मुख्ता, दूसरे को वली उल खैराज कहा जाता था और पहले को या तो अमीर या फिर मुख्ता के नाम से जाना जाता था। अमीर या मुख्ता सैनिक अधिकारी होता था, जबकि वली उल खराज का काम इक्ता से होने वाली आय, यानी कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड था। ये आय और ये किसका था? सैन्य अधिकारी। पहला कौन था? अमीर का काम था सैन्य अधिकारी और दूसरा था यानी कि आय इकट्ठी करना।
इक्ताओं का विभाजन भी सिक्कों जिलों में किया जाता था। सिक्कों का मतलब है जिलों, डिस्ट्रिक्ट। सिक्कों का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। यह सैनिक अधिकारी होता था, एसपी साहब। ठीक है, जैसे आज एसपी हैं वैसे ही। सिक्कों या जिलों को परगनों में बांटा जाता, सिक्कों या जिलों को ब्लॉक्स में बांटा जाता था, परगनों में बांटा जाता था। परगनों का मुख्य अधिकारी आमिल या नजीम होता था, जबकि लगान को निर्धारित करने वाला अधिकारी मुशर्रिफ कहलाता था। लगान निर्धारित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? लगान अधिकारी मुशर्रिफ। एक शहर अथवा 100 गांव के शासन की देखरेख हेतु आमिर सदा नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एक शहर की देखरेख करने के लिए या 100 गांव की देखरेख करने के लिए अमीर ए सदा नामक एक अधिकारी की स्थापना की गई थी, एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जहां की प्रशासनिक व्यवस्था संचालन का कार्य पंचायतें खुद ही कर लेती थी। गांव का मुकद्दम यानी मुखिया, पटवारी और कारकुन होते थे। जो आज के समय में मुखिया यानी कि सरपंच वगैरह, पटवारी, कानूनगो वगैरह होते हैं, ये उसी समय भी हुआ करते थे। सुल्तान की स्थायी सेना होती थी। स्थायी सेना को खास वेल बोला जाता, खास खेल बोला जाता था। सुल्तान की स्थायी सेना थी और उस स्थायी सेना को खास खेल बोला जाता था, जिसमें दो प्रकार होते थे। सैनिक दो प्रकार के होते थे, एक होते वजहिस स्थायी सैनिक थे और दूसरे गैर वजहिस अस्थायी सैनिक थे। वजहिस जो स्थायी सैनिक थे और जो अस्थायी सैनिक थे गैर वजहिस, ये आर्मी वाले हैं। और ये वो आजकल जो 4 साल वाली चली हुई भर्ती है ना, क्या बोलते हैं उनको, ये वो है। सल्तनत कालीन सेना मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होती थी। एक घुड़सवार में, एक गज यानी कि हाथी सेना, और तीसरी पैदल सेना। घुड़सवार सेना, हाथियों पे चलने वाली सेना और पैदल चलने वाली सेना। सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घुड़सवार ही थे। शस्त्रधारी घुड़सवार, जो शस्त्रों के साथ चलते थे, शस्त्रधारी थे। सवार ए बरगुस्तवानी कहा जाता था उनको। सल्तनत काल में बारूद की मदद से, एक तो हाथ की मदद से गोले फेंकने होते हैं, एक बारूद के उपकरणों की मदद से गोले फेंकने होते हैं। ऐसी मशीन, बारूद की मदद से फेंकने वाली मशीन जो थी उसको मंगलिक या अरांद कहा जाता था। मंगलिक या अरांद, बारूद की मदद से जो गोले फेंकती थी उस मशीन को अरांद या मंगलिक कहा जाता था। सुल्तानों के अधीन नाव का एक बेड़ा भी होता था। यानी कि जो व्यापार होता था वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थलीय भागों से होता था, जलीय भागों से और स्थलीय भागों से ही होता था। जलीय भागों से होता था तो इसका मतलब है नाव की भी हमें आवश्यकता होगी, और नाव की भी यहाँ आवश्यकता थी। नाव का एक बेड़ा था। इन नाव के बेड़े का संचालन जो करता था मीर बहर नामक एक अधिकारी होता था। नौसेना अध्यक्ष मीर, क्या नाम था? मीर बहर। नौसेना अध्यक्ष का क्या नाम था उसमें? मीर बहर। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा यानी कि इक्ता प्रथा में क्या था? इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने पुनः लागू कर दिया था। इक्ता प्रथा क्या थी? सैनिक या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था कि नकद वेतन मिलेगा आपको, कोई भूमि नहीं मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? नकद वेतन मिलेगा। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद वेतन तो देता ही था, साथ ही साथ उन्हें खुश होने पर 6 महीनों का वेतन बतौर इनाम भी दे दिया जाता था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़ों को अरब, यानी कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी। घोड़ों को अरब अथवा रूस एवं तुर्की से मंगवाया जाता था। बंगाल से हाथियों का आयात किया जाता था। यानी कि एक अच्छी सुदृढ़ सेना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी की वजह से इन्होंने पूरे भारत पे लगभग एक बार अधिकार कर लिया था। सल्तनत काल में वैसे तो सुल्तान का कहा ही कानून होता था, किंतु सुल्तान की न्याय व्यवस्था का आधार शरीयत या कुरान या हदीस होते थे। तो सुल्तान ने कह दिया वही कानून है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुल्तान के मन में जो आएगा। आमतौर पे जो सुल्तान का जो कानून का आधार था वो क्या था? शरीयत, कुरान या हदीस होता था। इस काल में कस्बों एवं गांव में स्थानीय पंचलोक ग्रामीणों के आपसी झगड़ों का निपटारा कर देते थे। पंचलोक जो आज के समय में पंच या सरपंच होते हैं वो। सल्तनत काल में दंड व्यवस्था बहुत कठोर हुआ करती थी, कठोर व्यवस्था थी, दंड की व्यवस्था। सुल्तान का दरबार न्याय हेतु आमतौर पर सप्ताह में 2 बार लगता था, 2 बार कोर्ट लगता था सुल्तान का, जिसमें खुद सुल्तान सुनवाई करते थे।
सल्तनत कालीन वित्त व्यवस्था सुन्नी विधिविज्ञों की हनीफी शाखा के सिद्धांतों पर आधारित थी। सल्तनत काल की जो व्यवस्था थी वो मुस्लिम धर्म में दो होते हैं, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी, ये सुन्नी आधार के सिद्धांतों पे आधारित थी। सल्तनत काल में लगान का निर्धारण करने हेतु मिश्रित प्रणाली की मुक्ताई की जाती थी। ये जो लगान व्यवस्था थी कई बार चेंज हुई, कई बार 1/6, 1/4, 1/10, 1/12 ऐसे चेंज होती रहती थी। भूमि की नाप जोख करने के बाद उसके क्षेत्रफल के आधार पर उपज का लगान निश्चित किया जाता था। पहले भूमि का मापतोल किया जाता था, उसकी उपज का निर्धारण किया जाता था, इस भूमि पर कितना उपज उत्पादन होता है अनाज का, उसके आधार पर ही ये उपज का एक लगान निश्चित किया जाता था। इसकी शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब मान सकते हो 1 एकड़ जमीन है, कहीं पे ऐसा है कि 1 एकड़ जमीन है जहां पानी की या जमीन अच्छी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, तो वहां अनाज का पैदावार कम होता है। और जहां पे अच्छी जमीन है, अच्छा पानी की व्यवस्था है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पैदावार ज्यादा होगी, तो वहां से लगान ज्यादा भी वसूला जा सकता है। जो भूमि पूर्णतः केंद्र शासन के नियंत्रण में रहती थी वो खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने क्या किया था कि सभी भूमि को इकट्ठा करके खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामिक शैली के नाम से नाम दिया गया है। जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है उसको इंडो और इस्लामिक, इंडिया और इस्लामिक दोनों शैलियों का नाम दिया गया है। सल्तनत काल में देवल एक बंदरगाह थी, देवल को अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। सल्तनत काल में विशेष लोगों को दी जाने वाली भूमि को इनाम या वक्फ कहा जाता था। इनाम या वक्फ कहा जाता था। सल्तनत काल में भारत आर्थिक दृष्टि से विकसित था। आर्थिक दृष्टि से भारत विकसित था। यहाँ से बहुत सी वस्तुएं बाहर भेजी जाती थी और कुछ बाहर से आयात की जाती थी। आयात निर्यात काफी होता था। सल्तनत काल में व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित थे। व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? बिजनेस सेंटर दिल्ली था, लाहौर था, बनारस था, देवल था, थट्टा था, हिंदवाड़ा था, सरसूती था, सोनार आदि कुछ प्रमुख थे। सल्तनत काल में कला, साहित्य एवं संस्कृति का काफी विकास हुआ। इन्हीं सुल्तानों से राज्याश्रय भी प्राप्त हुआ। फारसी भाषा के श्रेष्ठ भारतीय कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? ये अमीर खुसरो बलबन जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहे हैं अमीर खुसरो। सल्तनत काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। जो व्यापार था जल और व्यापार दोनों मार्गों से होता था। व्यापार स्थल और जल दोनों मार्गों से होता था। सल्तनत काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। देखो यहाँ से जो निर्यात होते थी, हथियार, लोहा, मसाले, फल, नील, शक्कर, अनाज, जड़ी बूटी, सूती वस्त्र आदि। और विदेशों से भारत में आयात कौन सी वस्तु होती थी? आयात होने वाली घोड़े, दास, मेवे, अस्त्र शस्त्र, फल आदि यहाँ आयात होते थे। सल्तनत काल में आवागमन के साधन के रूप में बैलगाड़ी, टमटम, खच्चर, ऊंट, रथ, नौकाओं आदि का प्रयोग किया जाता था। तो खास तौर पर तो बैलगाड़ी वगैरह, हाथियों से, खच्चरों से, इनसे सामान ढोया जाता था। तो ये था आपका सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। और ये मैं बता देता हूं जिनको एसएससी की मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो ये हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बैच बिल्कुल फ्री है एडवांस मैथ का। और जो हम पढ़ रहे थे वो सीरीज थी अपनी दिल्ली सल्तनत। और आज अपना दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत के बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राज्य, संगम राज्य वगैरह। और फिर हम पढ़ेंगे मुगल काल। तो हम फिर क्या पढ़ेंगे? मुगल काल। और मुगल काल के बाद अपना आ जाएगा आधुनिक भारत। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक था। तो जितना भी हुआ है, जितना कंटेंट है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2.0 से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।